हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम MPDLED फर्स्ट ईयर के पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा का एक कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस तरह से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए हैं और आने के चांसेस हैं, ये सारे चीज़ें आज के इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। सो लास्ट टाइम में आप इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं कि यूनिट 1 में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि ECCE क्या होता है। तो ये ना ही एक औपचारिक शिक्षा है, ना ही इसमें अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। यह एक तरह की समग्र विकास की अवधारणा होती है जिसमें बच्चों की वृद्धि, विकास मतलब सर्वांगीण विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। और इसके अंतर्गत बच्चों के गर्भावस्था में विकास, जन्म के बाद 0 से 3 वर्ष तक की देखरेख, 3 से 6 वर्ष तक की देखरेख के साथ साथ अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा और 6 से 8 वर्ष तक की बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विस्तार यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से एक्सपोजर कराया जाता है और प्राथमिक शिक्षा से इसमें जुड़ाव सम्मिलित है। और इसकी जो अवधारणा है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सबसे पहले उभर कर आई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ECC पाठचर्या के सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य कौन से होते हैं। तो सामान्य उद्देश्य वो होते हैं जो एक ब्रॉडली वे में ऊपर से देखे जाते हैं, जैसे कि स्वाभाविक व्यक्तित्व के विकास में सहायता देना इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि जिस समाज में बालक रहता है उस समाज में एक स्वावलंबी और चरित्रवान सदस्य बनाने के लिए उसे मार्गदर्शन दिया जाए। और तीसरा होता है स्वयं सुखी बनने के प्रयासों में उसकी सहायता की जाए। विशिष्ट उद्देश्यों में क्या आ जाएंगे, ये विशिष्ट उद्देश्य में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जिन चीज़ों के लिए हम एक एक काम करते हैं। यदि बालकों को ECC के अंतर्गत उनका पोषाहार में देखभाल दी जा रही है तो वहीं पर उसका उद्देश्य आ जाएगा कि छात्रों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास की देखभाल करना। इसके साथ साथ शारीरिक गत्यात्मक अंगों के विकास में भी ध्यान देना और ज्ञानेंद्रीय शिक्षण की उचित व्यवस्था का मार्गदर्शन करना, भाषा, अंक, गणित, अनेक उपयोगी विषयों के शिक्षण के लिए उचित साधनों की व्यवस्था करना। तो इस तरह से आप इनके विशिष्ट उद्देश्यों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के शिक्षण का स्वरूप क्या है, यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का शिक्षण किन किन रूपों में दिया जाता है। तो पहला तो है किंडरगार्टन विद्यालय, जो कि फ्रॉबेल ने इसकी संकल्पना दी थी, जिसमें 4 वर्ष से इन विद्यालयों में बालकों का प्रवेश होता है, यानी न्यूनतम 4 वर्ष की आयु में एडमिशन लेते हैं किंडरगार्टन में विद्यालय। और 4 से 6 वर्षों के अंतराल में बालक प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार होते हैं इन विद्यालयों में। और क्या क्या किन किन चीज़ों की शिक्षा दी जाती है, सदाचरण, व्यवहार और साक्षरता की। और किन शिक्षा पद्धतियों का इन विद्यालयों में उपयोग किया जाता है, तो बाल केंद्रित पद्धति, इंद्रिय शिक्षण पद्धति, शारीरिक श्रम की महत्वता और प्रकृति अध्ययन। ओके, एंड इसके बाद आते हैं नर्सरी स्कूल, जिसकी संकल्पना श्रीमती मार्केट मैकमिलन ने दी थी। इन्होंने इस विद्यालय की न्यूनतम आयु 2 से 4 वर्ष के बालकों की रखी है। और ये विद्यालय मुख्यतः उन स्थानों में ओपन किए जाते हैं जहाँ पर उपयुक्त संसाधन नहीं होते हैं, स्वच्छता नहीं होती है, यानी कि बड़े बड़े नगरों में जो गंदी बस्तियाँ होती हैं वहाँ पर इन विद्यालयों को अक्सर महत्ता दी जाती है ताकि वहाँ के बालक बालिकाओं को शुद्ध स्वच्छ शैक्षिक वातावरण प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, मारिया मॉन्टेसरी का विद्यालय। तो इन्होंने 1907 में बच्चों के गृह के नाम से एक विद्यालय खोला था, जिसमें बच्चों की प्रवेश आयु न्यूनतम 2 वर्ष से 6 वर्ष की थी। इन्होंने मुख्यतः खेल खेल में शिक्षा की अवधारणा को अपनाया है और छात्रों के संवेदी अंगों के विकास और उनके शारीरिक गत्यात्मक विकास पर इन्होंने अधिक बल दिया हुआ है। एंड आगे हम बात करें पूर्व प्राथमिक शिक्षा का पुनर्गठन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इस नीति के अंतर्गत शिशुओं की देखभाल में ज़्यादा महत्व दिया गया था और ये बताया गया था कि शिशुओं की देखभाल ही देश के आगे के भविष्य का आधार होती है। तो इसमें उनके भोजन और उनकी स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में चीज़ें बताई गई थी। यानी पहले देखा जाता था कि जो छोटे छोटे परिवार होते थे जिनके घर में ज़्यादा सदस्य नहीं रहते थे, उनके जो छोटे बच्चे रहते थे उनको ध्यान
देने के लिए कोई नहीं रहता था। पालक जो है वो किसी भी श्रम या मजदूरी या किसी कार्य से बाहर चले जाते थे, या उनके घर में जो उनके बड़े भाई बहन रहते थे तो वो उनकी सेवा में लगे रहते थे, जिससे उनकी शिक्षा नहीं हो पाती थी। तो इन्हीं समस्याओं को देखते हुए 1986 की नीति के अनुसार शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना की गई, जिससे इन केंद्रों में शिशुओं की देखभाल और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता था, और जो बालक बालिकाएं उनकी देखभाल में अपना समय व्यतीत करते थे तो वो देखभाल की जगह अब वे स्कूल में जाने लगे और उन केंद्रों में शिशुओं की देखभाल की जाने लगी। ओके, तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया था, एक क्वेश्चन शिशु शिक्षा शिक्षक की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो एक शिशु शिक्षा शिक्षक को अच्छा व्यवस्थापक होना चाहिए, यानी कि कितनी आयु के वर्गों के बालकों के बीच में कितने शिक्षक होने चाहिए, इसकी व्यवस्था एक शिक्षक को आनी चाहिए। सामाजिक सक्रियता होनी चाहिए ताकि समाज में व्याप्त समस्याओं का आकलन करके उनका समाधान किया जा सके। व्यावसायिक कुशलता होनी चाहिए इस शिक्षक के पास। बौद्धिक जागरूकता होना चाहिए। योग्यता एवं प्रशिक्षण किया हुआ होना चाहिए। शोध प्रवृत्ति का होना चाहिए। तात्कालिक योजनाओं और घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए। सो ये 5-6 पॉइंट आप इजीली लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं शाला पूर्व तैयारी की गतिविधियाँ। सो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, तो इसमें सिर्फ आप पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा, जिसमें आ जाती हैं बड़े समूह की गतिविधियाँ, जैसे कि गीत, कविता, कहानी, नाटक, ड्रामा एट्सेट्रा, एंड स्वतंत्र खेल आ जाते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट में आप लिख दीजिएगा कि छोटे समूह की गतिविधियाँ, भाषा एवं साक्षरता पूर्व कौशल। 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप इनके 4 पॉइंट्स लिखेंगे। ओके, 3 मार्क का क्वेश्चन में अगर ये प्रश्न आता है तो आप इसके 5 पॉइंट लिखेंगे। बड़े समूह की गतिविधियाँ, स्वतंत्र खेल, छोटे समूह की गतिविधियाँ, भाषा एवं साक्षरता पूर्व कौशल और रचनात्मक गतिविधियाँ। एंड इसके अंदर क्या क्या गतिविधियाँ आ सकती हैं ये आप जानते ही होंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं समेकित बाल विकास सेवाएं क्या होती हैं। तो बालकों को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए और गर्भवती स्त्रियों को भी स्वास्थ्य एवं प्रसव संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर सन 1975 में। ओके, एंड इस टॉपिक के मेन आइडिया को समझने के बाद आप इसके संगठन, इसके उद्देश्य क्या हैं वो ईजिली लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं स्वास्थ्य एवं पोषाहार कार्यक्रम। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जहां से क्वेश्चन बने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, जैसे अंधेपन को दूर करने का कार्यक्रम एंड राष्ट्रीय रक्त अल्पता प्रोफाइल एक्सेस कार्यक्रम, या फिर अगर आपको NNP नामक कार्यक्रम अगर क्वेश्चन पेपर में दिखाई देता है तो आप समझ जाइएगा कि ये रक्त अल्पता प्रोफाइल एक्सेस कार्यक्रम के बारे में बात करता है, जिसमें बालकों की रक्त अल्पता की जाँच की जाती है, उसका उपचार किया जाता है और महिलाओं के स्वास्थ्य का भी इस कार्यक्रम के तहत ध्यान रखा जाता है। ओके, एंड इसके बाद आता है आयोडीन के अभाव हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। सो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है और ग्रामवासियों में मुख्यतः ये रोग देखा जाता है, और इस रोग को दूर करने के लिए सरकार ने विभिन्न सेवाओं को ओपन किया हुआ है। विशेष पोषाहार कार्यक्रम 1970-71 में शुरू किया गया था। 0 से 6 वर्ष के बालकों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना और गर्भवती महिलाओं को भी पोषाहार प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। एंड इसके बाद आता है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। तो कब ये शुरू हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1961 में हुआ था। 3 से 6 वर्ष के बालकों को भोजन की व्यवस्था आंगनवाड़ी में की जाती है। एंड इसके बाद आता है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। तो शिशुओं को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए अलग अलग तरह के टीके जो लगाए जाते हैं वो इसी कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना। 2025 में इससे क्वेश्चन बना था। तो इसकी शुरुआत कब हुई है? 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी। केंद्र प्रायोजित परियोजना है ये, पूर्ण रूप से केंद्र के द्वारा ही प्रायोजित की जाती है। गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव करवाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, और पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना, और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत 1400 रुपये दिए जाते हैं और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये दिए जाते हैं। ये थोड़ी जानकारी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आती है मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो जैसा कि देखा जाता था कि प्रसव के समय स्त्रियों की मृत्यु काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी, तो इसी समस्याओं को देखते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता था और उनकी मृत्यु दर को कम किया जाता था।
अब है बाल सदन। बाल सदन क्या होते हैं? तो 3 से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए इनकी शुरुआत की गई थी। ये सांस्कृतिक विकास के एक स्थल होते हैं, स्वतंत्र वातावरण होता है, बालक स्वयं आगे बढ़ने के लिए आत्माभिव्यक्त होते हैं, जैसा आप आंगनवाड़ी में देखते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। ओके। एंड अगर आपसे पूछा जाता है कि बाल सदन क्यों आवश्यक है, क्या आवश्यकता है ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में इसकी, तो उनके पॉइंट्स आप स्वयं अपने स्वबोध से बना सकते हैं। और बाल सदन की स्थापना कब हुई थी? तो बाल सदन की स्थापना राष्ट्रीय बाल नीति 1974 के अनुसार हुई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं आंगनवाड़ी क्या होता है। तो बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की समुचित व्यवस्था इसमें की जाती है और बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है इसके अंतर्गत। ओके, यानी ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं या उनके आसपास विद्यालयों की सुविधा नहीं है जहां से वे पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त कर सकें, तो ऐसे क्षेत्रों में आंगनवाड़ी की शुरुआत की गई है। और वर्तमान समय में आंगनवाड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और बालकों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। इसकी आवश्यकता महत्व क्या है वो आप सेम ही लिखेंगे। अब हम देखते हैं बालवाड़ी क्या होता है। बालवाड़ी में प्रवेश की आयु जो है वो 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक की होती है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजना है और इस संस्था में भी बालकों में अनेक प्रकार की जीवन उपयोगी आदतों का विकास किया जाता है और विभिन्न क्रियाओं का संपादन इन संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं SOS ग्राम क्या होते हैं। तो SOS का मतलब होता है सेव अवर सोल्स विलेज। एग्ज़ाम में काफ़ी ऑब्जेक्टिव में मुख्यतः ये पूछा जाता है। तो इसमें बालकों को ईश्वर के समान माना जाता है और उनकी रक्षा करने को अपना कर्तव्य समझते हैं ये। तो जो SOS ग्राम है इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि अनाथ और बेसहारा बालकों का पालन पोषण किया जाए और उनकी शिक्षा का भी कार्य यही लोग संभालते हैं। अब इनकी आवश्यकता, उद्देश्य, महत्व क्या है वो आप इस अवधारणा को समझकर आराम से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं चल बाल घर क्या होता है। तो 1969 में मीरा महादेवन ने इसकी शुरुआत की गई, मतलब इसकी शुरुआत की थी। इसका मेन ये है कि जो महिलाएं या जिनके परिवार वाले काम काज में बाहर जाते हैं तो ये विद्यालय, मतलब ये चल बाल घर जो हैं वो उनके शिशुओं की रक्षा करते हैं, मतलब उनके पोषक में ध्यान देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं जब तक कि इनके पालक जो हैं वो काम या मजदूरी में गए हुए रहते हैं। तो ये चल बाल घर जो संस्था है वो उनके शिशुओं का ध्यान रखती हैं। सो यहाँ हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। अब हम यूनिट 2 के बारे में बात करते हैं।